30 नंबर का पेपर है तुम्हारा और उसको तुमको पढ़ना है कि शांति क्या होती है। दूसरा पे शांति शिक्षा की अवधारणा को समझेंगे, जो शांति शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट है क्यों आया और उसकी क्या अर्थ है, उसकी क्या परिभाषा है। इसके अलावा शांति शिक्षा हेतु क्या क्या प्रयास किए गए हैं। इसके अलावा जो भी इसकी वर्तमान आवश्यकता क्या है, हम शांति शिक्षा इस पार्ट जो पेपर को पढ़ रहे हैं इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। इसके अलावा भारतीय जीवन मूल्यों के बारे में बात सर करेंगे, क्योंकि आवाज जीवन नहीं आ रही बिल्कुल भी। आवाज नहीं आ रही। शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण योग्यता निभाते हैं। इसके अलावा शांति कौशल, शांति को स्थापित करने में जो कौशल है उनके बारे में पढ़ेंगे और अभिवृत्तियों के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। शांति क्या है, शांति क्या है। पहले आता है कि शांति क्यों, क्योंकि देख रहे हो आजकल जो हर व्यक्ति का मन अशांत रहता है। अशांत क्यों रहता है, क्योंकि इसके मन में बुरे विकार जो है धारण किए हुए हैं। क्योंकि आजकल भौतिक युग है तो लोग पैसों की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं, मन की शांति की तरफ नहीं भाग रहे हैं। इसलिए जो सिलेबस में शांति शिक्षा के जो पाठ्यक्रम को शुरुआत करने के लिए कहा गया, क्योंकि शिक्षा का स्वरूप है परिस्थिति के अनुसार चेंज होता रहता है। पहले जब वैदिक काल की बात की जाए तो उस समय ध्यान और योग की शिक्षा दी जाती थी, लेकिन जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती गई तो जो है ज्ञानार्जन से लेकर के बाद में भौतिक जो राष्ट्र के विकास की बात कहा जाने लगी, तो शिक्षा को राष्ट्र के विकास की ओर ले जाया गया। तो इसके लिए क्या है, नई नई जो परिस्थितियां आती है उसमें नए नए कॉन्सेप्ट आते हैं, नए नए मुद्दे आते हैं। उन मुद्दों को जो शिक्षा में ग्रहण करना जरूरी है। तो ऐसे ही शांति शिक्षा है, जो वर्तमान मुद्दे हैं शांति शिक्षा है, या महिला सशक्तिकरण की बात करें, या समावेशी शिक्षा की बात करें, या मानवाधिकार शिक्षा की बात करें, तो ये क्या है, ऐसे मुद्दे हैं जो तत्कालिक हैं, उनके बारे में सोचना है और उनकी जानकारी भी देना बच्चों को जरूरी है। तो इसीलिए शांति शिक्षा की जो मांग दिन भर बढ़ती जा रही है, तो शांति शिक्षा की मांग बढ़ती जा रही है, तो इसलिए सिलेबस में इसको रखा गया है। अब बात करते हैं शांति का अर्थ के बारे में कि शांति क्या है। शांति जो बात करें इसके अर्थ के बारे में, शाब्दिक अर्थ के बारे में, शांति शब्द संस्कृत के सम धातु से बना है, यानी सम धातु से बना है, जिसका अर्थ है समन करना। समन करना मतलब बुरे प्रभावों को हटाना, बुरे प्रभावों को हटाना तथा सुख कल्याण की प्राप्ति करना है। मतलब जो भी हमारे बुरे प्रभाव है हमारे मन में, जो भी हमारे बुरे प्रभाव है उनको हटाना ही शांति है। शांति वैसे नॉर्मल भाषा में कहा जाए तो ये भी कहा जाता है कि हिंसा की विपरीत अवस्था शांति है। नॉर्मल आजकल की जो भाषा में बोला जाता है कि हिंसा की जो अनुपस्थिति है वही शांति है, लेकिन एक छोटा कॉन्सेप्ट माना जाएगा। इसलिए शांति क्या है, हिंसा युद्ध शोषण का अभाव के अलावा क्या है, करुणा मैत्री और प्रेम के रूपी गुणों का भी विकास होना जरूरी है। क्योंकि जब तक ये गुण नहीं होंगे हमारे अंदर, करुणा नहीं होगी, मैत्री या प्रेम नहीं होगा, तब तक हम इसके गुणों का विकास नहीं कर सकते हैं। केवल हिंसा ही अनुपस्थिति को हम शांति नहीं माना जा सकता है। शांति के बारे में विभिन्न विचारकों ने अपने अपने विचार रखे हैं। जैसे शांति की जब बात आती है तो महात्मा गांधी का सबसे नाम ऊपर आता है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हैं जब, तो उसमें उन्होंने कहा है शांति का मतलब शोषण का अभाव है। क्या है, शोषण का अभाव है। शोषण का अभाव किस प्रकार है, तुमने देखा होगा गांधी जी हमेशा सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते थे। उन्होंने देश को आजादी सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए दिलाई। सत्य मार्ग के साथ चलता है। उन्होंने देखा होगा असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन हुआ था, उसमें क्या है कि जब वो आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था, यहाँ तक कि अंग्रेजों को बहुत परेशान कर रखा था, लेकिन चौरा चौरी कांड जब 1922 में हुआ तो हिंसा हुई। हिंसा को देखते हुए उन्होंने उस आंदोलन को वापस ले लिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हिंसा हो और सत्य और अहिंसा का जो मार्ग है वो अलग हो जाए। इस मार्ग पर चलने कर ही वो आजादी प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हिंसा को त्याग दिया और इसीलिए आंदोलन को भी समाप्त कर दिया। इसीलिए नमक आंदोलन की बात की जाए तो उसमें भी नमक कानून का जो वृद्धि कर दिया गया उसमें, तो उसमें जब लोगों का शोषण होने लगा तो शोषण के खिलाफ भी उन्होंने दांडी यात्रा की और नमक कानून को तोड़ा था। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि जो शांति है वो शोषण का
अभाव है। दूसरा जुआन गाल्टो है जी है जो विचार के शिक्षा शास्त्री है, उन्होंने कहा है मानव का अस्तित्व मानव संबंधों व समाज रचना पर आधारित है। तो मानव संबंध जो है भाई प्रत्येक व्यक्ति रहता है उसके समाज में रहता है तो उसके जो संबंध है उन्हीं पर उसका निर्भर है। व्यक्ति के भीतर व्यक्ति के बीच में या समाज के भीतर समाज के बीच में विश्व के भीतर की व्यवस्था का नाम शांति है। क्योंकि व्यक्ति व्यक्ति में आपस में भाईचारा या आपस में संबंध नहीं होंगे तो शांति स्थापित नहीं की जा सकती। इस प्रकार समाज के अंतर्गत या समाज के बीच में जब तक शांति नहीं होगी तब तक उसको हम जो है शांति नहीं मान सकते। हम जब तक आपसी जो द्वेष होंगे तब तक वो शांति नहीं मानी जा सकती। इसलिए कहा गया कि इस प्रकार की जो व्यवस्था है जो संबंध और रचना पर आधारित है वही शांति है। तो इस प्रकार हम जो शांति के अर्थ को जानते हैं। अब बात करते हैं शांति शिक्षा की। जैसा हमने बताया कि शांति शिक्षा शांति को प्राप्त करने के लिए अगर नॉर्मल भाषा में किया है कि शांति के लिए जो शिक्षा दी जाए वही शिक्षा है, शांति शिक्षा है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट छोटा होगा क्योंकि हमें बच्चों के परिवेश उसके दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा। तो कि शांति शिक्षा क्या है इसकी अवधारणा को समझना पड़ेगा। जब हम इस अवधारणा को समझते हैं तो सबसे पहले हम इसके अभिप्राय के बारे में जानना चाहते हैं कि शांति शिक्षा से अभिप्राय ऐसी शिक्षा से है जो व्यक्तियों में ऐसे मूल्यों कौशलों अभिवृत्तियों का समावेश करे जो दूसरों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखने वाले और उत्तरदायी नागरिक बनने में मदद मिले। मतलब मूल्यों ऐसे मूल्यों का विकास हो जो कि शांति स्थापित करते हैं। जैसे मूल्य आपने पढ़े होंगे, मूल्य जो है भारतीय जीवन मूल्यों की बात की जाए हमारे जो प्राचीन मूल्य है साहित्य है, सत्य है, अहिंसा है, न्याय है, समानता है, इस प्रकार के मूल्यों की शिक्षा भी देना है। इसके अलावा कौशलों उनमें इस प्रकार के कौशल विकसित करने हैं। कौशल जानते हो कि किसी कार्य को कुशलता पूर्वक करने की क्रिया कौशल होती है। जो कौशल है इस प्रकार के कौशल व्यक्ति जो है उनमें विकसित करना, जैसे चिंतन कौशल हो या तुम्हारा संप्रेषण कौशल हो या व्यक्ति कौशल हो, इस प्रकार के कौशलों को विकसित करना जिससे शांति की अवधारणा को आगे बढ़ाया जा सके। इसलिए अभिवृत्ति इसी प्रकार की अभिवृत्ति जो है शांति के अंतर्गत हमें डेवलप करनी है बच्चों में कि सहनशीलता का गुण होना चाहिए, उसमें आत्मसम्मान होना चाहिए, उसमें जो है मानव प्रतिष्ठा होनी चाहिए, निष्पक्ष निर्णय लेने होना चाहिए। तो इस प्रकार के जो हमारे अंतर्गत जो मूल्य कौशल और अभिवृत्ति उनका समावेश है ये क्या करते हैं दूसरों के साथ हमारा जो व्यवहार है वो सौहार्दपूर्ण बनाते हैं, यानी प्रेम पूर्वक हमारे व्यवहार को बनाते हैं और हमें उत्तरदायी नागरिक बनने में मदद करते हैं। क्योंकि किसी भी देश का भाई तुम नागरिक को जिम्मेदार नागरिक या उत्तरदायी नागरिक तभी माना जाएगा देश के जो मूल्य है या जो नियम है उनके ऊपर उनके आधार पर चलोगे। तो इसलिए शांति शिक्षा से अभिप्राय ऐसी शिक्षा से है जो व्यक्तियों में ऐसे मूल्यों कौशलों और वृत्तियों का समावेश करे जिससे उन्हें दूसरों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखने वाले उत्तरदायी नागरिक बनने में मदद मिले। जब बात करते हैं तो शांति की शिक्षा जो है पूर्व में क्या है मूल्यों की शिक्षा थी। जब मूल्यों की शिक्षा थी तो वो मूल्य इसका आधार है। मूल्यों के आधार की बात करते हैं जो हमारी भारत से शांति की जो संस्कृति निर्मित होती है वो मूल्यों के आधार पर ही बनती है। और इसी से बच्चों का भौतिक या भावनात्मक या बौद्धिक या सामाजिक विकास इसके दायरे में आता है। इसी के द्वारा जो है बच्चों का भौतिक विकास जो है जो बौद्धिक विकास है वो सामाजिक विकास है बढ़ता है। और संक्षेप में बात की जाए शांति शिक्षा के दो निहितार्थ हैं, समग्र रूप में दो निहितार्थ हैं। पहला है लोगों को हिंसा का मार्ग चुनने के बजाय शांति के मार्ग चुनने में सशक्त बनाना। मतलब जो व्यक्ति है हिंसा का मार्ग चुन रहे हैं उनको क्या शांति के मार्ग जो है चुनने में सशक्त उनको इस प्रकार बनाना है शिक्षा दे करके कि वह हिंसा का मार्ग न अपनाएं बल्कि एक शांति का मार्ग अपनाएं। दूसरा है उन्हें शांति का उपभोक्ता बनाने के बजाय उसका सर्जक बनाना कि लोगों को केवल शांति उपभोग मतलब तुम्हें शांति मिल रही है इसका मतलब नहीं है तुम्हें उसके बारे में सोचना ही नहीं है, औरों के बारे में नहीं सोचना है, केवल उपभोग नहीं करना है बल्कि उसको सृजन भी करना है। जैसे तुमने देखा होगा पारिस्थितिकी में पढ़ा होगा उपभोक्ता तो क्या करता है वो नीचे वाले उपभोक्ताओं को खाता है या उसका भक्षण करता है लेकिन वो सृजक की भूमिका नहीं निभाता है। लेकिन यहाँ क्या है हमें शांति निर्माण करना है इसलिए हमें सृजक की भूमिका को इसको बनाना पड़ेगा। क्योंकि शांति शिक्षा ये ऐसा औजार है जो कि हमारे मूल्यों को बढ़ा सकता है और जो समाज में जो भी कटता है वैमनस्यता है उसको दूर कर सकता है। अगर बच्चों में इस प्रकार की शिक्षा दी जाएगी तो निश्चित रूप से देश उन्नति करेगा। इसके अलावा देश में भाईचारा विश्व बंधुता की भावना को
बढ़ावा मिलेगा। अब बात करते हैं परिभाषा, कुछ परिभाषाएं दी हैं, जैसे एनसीएफ 2005 ने दिया, जो हमारा पाठचर्या रूपरेखा वो है, उसमें जो शिक्षा की परिभाषा दी गई है, उन्होंने कहा है शांति के लिए शिक्षा जीवन के लिए शिक्षा है। जो शांति की जो शिक्षा दी जा रही है वो जीवन के लिए दी जा रही है, वो जीविका का प्रशिक्षण नहीं है। वो जीविका के लिए नहीं दी जा रही है, बल्कि अपने जीवन के लिए शिक्षा दी जा रही है। उसका मकसद लोगों में वही है, ऐसे मूल्य, कौशल और वृत्तियों का विकास करना है जिससे दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार कर सके और एक उत्तरदायी नागरिक बनने में मदद मिले। एनसीएफ 2005 ने कहा है। इसलिए के.एस. बासवराज जी ने यही कहा है कि शांति शिक्षा एक कार्यक्रम या प्रक्रिया है जिससे लोगों में शांति के मूल्य की सराहना तथा समझदारी की भावना का विकास किया जाता है, जिससे वह सामुदायिक जीवन को न्यायपूर्ण, व्यवस्थित और सामंजस्यपूर्ण बना सकता है। जो भी हमारा जीवन है उसको न्यायपूर्ण, व्यवस्थित और सामंजस्य बनाना है, तो हमारे जो मूल्य है उनकी समझदार, उनको धारण करना पड़ेगा और उनको अपनी जो अंदर भावना में उनको विकसित करना पड़ेगा। इस प्रकार इन्होंने परिभाषाएं जो शांति शिक्षा की इन्होंने दी हैं। तो शांति शिक्षा की परिभाषाओं के बाद हम बात करते हैं कि शांति शिक्षा के क्या क्या प्रयास किए गए हैं। तो शांति शिक्षा स्टार्ट किया गया, कैसे किया गया, तो सबसे पहले बात आती है, प्राचीन काल में हमने पहले बता दिया कि हमारे जो गुरुकुल थे उसमें ध्यान योग की शिक्षा दी जाती थी। लेकिन अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखी जाए तो शांति शिक्षा का जो विचार है सर्वप्रथम कॉमेनियस ने 1667 में दिया। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, एंजल ऑफ पीस। उन्होंने एंजल ऑफ पीस नामक पुस्तक लिखी थी, उसमें जो है शांति शिक्षा का सर्वप्रथम विचार प्रस्तुत किया, जो कि 1667 में उन्होंने पुस्तक को लिखा था। तो लेकिन उस समय 1667 की बात करें तो तब उस तरफ ध्यान नहीं दिया गया, तो ध्यान नहीं दिया गया, उसको ज्यादा महत्व नहीं दिया गया। उसके बाद 1890 में नीदरलैंड में इसे पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया। जब नीदरलैंड में पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया तो जो शिक्षा शास्त्री थे मॉल्केन बोवर ने, उन्होंने कहा कि अध्यापकों को पढ़ाने के लिए कहा, केवल अध्यापकों को पढ़ाने के लिए वहाँ कहा गया कि बच्चों को, अध्यापकों को पढ़ाओगे तो अध्यापकों को अनुकरण करके ही बच्चे उसको सीख सकेंगे, तो शांति शिक्षा को सीख सकेंगे, शांति के जो कॉन्सेप्ट को समझ सकेंगे। तो 1890 में नीदरलैंड में इसको सम्मिलित किया गया। लेकिन जैसे जैसे परिस्थितियां बढ़ती गई, 1912 में अमेरिका में भी इसके बारे में एक सम्मेलन हुआ, लेकिन उसमें सफलता प्राप्त नहीं हुई। लेकिन जैसा कि तुम जानते हो, विश्व में दो भयंकर युद्ध हुए हैं, जो विश्व युद्ध के नाम दो विश्व युद्ध हुए हैं। पहला 1914 से लेकर के 1918 के बीच में हुआ, दूसरा 1939 से लेकर 1945 के मध्य हुआ। तो दो विश्व युद्ध हुए, तो दोनों विश्व युद्धों में तुमने देखा, सुना, पढ़ाई होगा, अच्छी तरह जानते हैं कि बहुत जन की हानि हुई और धन की भी हानि हुई। विभिन्न देश जो प्रगति के मार्ग पर अग्रसर थे वह नीचे आ गए, उनकी सारी जो विकसित थे वो पूरे गरीबी की तरफ अग्रसर होने लगे। जैसे बात करें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान की बात करें तो शुरू में जापान में जब परमाणु जो हमला हुआ उसके बाद तो उसमें कई पीढ़ियों तक जो उसके लक्षण दिखाई दिए गए, और इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए कहा गया कि इस प्रकार की जो है पुनरावृत्ति दोबारा न हो, ऐसे युद्धों का दोबारा पुनरावृत्ति न हो जिससे कि जन और धन की हानि हो। उसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन के बारे में जानते हो आप, संयुक्त राष्ट्र गठन जो है इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य यही था कि देशों के मध्य शांति की व्यवस्था को बनाए रखना। जो आपस में देश जो लड़ रहे हैं उनके मध्य जो भी विवाद हैं उनको आपस में समाप्त करना है। तो इसके लिए इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसकी 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई। जब वर्तमान की बात की जाए तो इसके 193 सदस्य देश हैं जो कि इसी कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहे हैं, इसी उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं कि विभिन्न देशों के मध्य शांति स्थापित करनी है और आपसी मनमुटाव को और जो भी आंतरिक कलह है या जो विभिन्न प्रकार के जो मुद्दे उनका समाधान करना है। इसी के लिए उन्होंने 1985 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक सम्मेलन रखा, जो कि 1986 को उन्होंने अंतरराष्ट्रीय शांति वर्ष के रूप में स्थापित किया। 1986 को अंतरराष्ट्रीय शांति वर्ष के रूप में मनाया, जो कि 1985 में नैरोबी में एक सम्मेलन हुआ था, उसमें इसको घोषणा हुई। इसके बाद 1999-2000 में सम्मेलन हुआ, उसमें
2001 से लेकर 2010 तक के जो दशक को अंतर्राष्ट्रीय शांति दशक के रूप में मनाने का मनाने के लिए कहा गया, मनाने का विचार प्रस्तुत किया गया और उसको मनाया। तो इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसका गठन केवल शांति के उद्देश्य को ही स्थापित करने के लिए हुआ था। उसके बाद आता है यूनेस्को। तो यूनेस्को की भी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। 1945 में इसकी भी स्थापना हुई, जो कि तुम आप जानते हो यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। यूनेस्को की फुल फॉर्म जो बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। तो इसकी जो क्या कार्य था, इसका जो मुख्य उद्देश्य यही था कि सामाजिक विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। जो भी हमारी शिक्षा है, उसकी प्रकृति है और संस्कृति है, उसके माध्यम से अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। इसलिए उन्होंने यूनेस्को ने 1974 में कहा गया कि शांति शिक्षा की अनुशंसा की। उन्होंने एक सम्मेलन हुआ, उसमें कहा कि शांति शिक्षा बहुत जरूरी है। इसके लिए उन्होंने 1974 में सम्मेलन को मुख्य रूप शांति शिक्षा के रूप में ही कही गई। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आगे शांति शिक्षा पाठ्यक्रम विकसित हुआ। बात करते हैं जैसे जैसे हमारा जो देश आजाद हुआ तो हमारे जो संविधान है, संविधान में भी शांति के कॉन्सेप्ट को रखा है। शांति के कॉन्सेप्ट को रखा है तो अनुच्छेद 51, जैसा कि आपने जानते ही अनुच्छेद 51 पढ़ रखा है। अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित है। अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृत्ति है, जिसमें बताया गया कि विभिन्न राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करना है। जो राष्ट्रों के बीच में जो भी संबंध है उनको बनाए रखना है। दूसरा, उनके जो भी विवाद है, उनके जो मध्यस्थता विवादों के जो मध्य निपटारे हैं उनको प्रोत्साहित करना है कि विभिन्न किसी भी विवाद को लेकर आपस में वो लड़ाई झगड़ा ना करे या युद्ध की ओर अग्रसर ना हो। तो ये अनुच्छेद 51 भी हमारा कहता है। अब बात करते हैं 1974 में यूनेस्को ने जब शांति शिक्षा की वकालत की तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो इसमें भाई हमारे जो शिक्षा नीति में व्यापक फेरबदल हुआ। जब व्यापक फेरबदल हुआ तो इसमें शांति शिक्षा के कॉन्सेप्ट को भी रखा गया, क्योंकि उन्होंने कहा, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया कि भारत जो देश है वो हमेशा वसुधैव कुटुंबकम के आदर्शों को लेकर के चलता है, मतलब संपूर्ण पृथ्वी को अपना परिवार समझता है। तो इसलिए नई पीढ़ी में इस प्रकार के दृष्टिकोण विकसित करना है कि जिससे अंतरराष्ट्रीय सहयोग शांति को बढ़ावा मिले और बच्चों में इस प्रकार की भावना का विकसित हो सके। क्योंकि शिक्षा के जो इस पहलू को हम जो है अवहेलना नहीं कर सकते, इस पहलू की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कहा गया है। तो इस प्रकार इसको आगे बढ़ते हुए अब सभी के पाठ्यक्रम में इसको शामिल किया गया, चाहे किसी भी प्रकार का कोर्स हो, चाहे तुम्हारा बीटीसी डीएलएड हो या बीटेक हो, इसमें इस प्रकार के जो पेपरों को रखा गया है। शांति शिक्षा है, मानव अधिकार है, इस प्रकार के पेपरों को इसलिए इसी उद्देश्य से रखा गया है। इसके बाद बात करते हैं हम कि वर्तमान आवश्यकता क्या है शिक्षा के, जो शांति के लिए शिक्षा है इसकी वर्तमान आवश्यकता क्या है। सबसे पहली जो वर्तमान आवश्यकता हुआ तो यही है कि अभिव्यक्त व्यक्तित्व निर्माण की है। अभिव्यक्त व्यक्तित्व निर्माण मतलब व्यक्ति के निर्माण, जो व्यक्तित्व है उसका निर्माण करना है। इस प्रकार निर्माण किस प्रकार करना है कि जिससे शांति स्थापित हो सके। इसके प्रमुख जो घटक है, व्यक्तित्व के कुछ घटक हैं जिससे शांति की जो है स्थापना हो सकती है। जैसे जो प्रमुख घटकों में अब शामिल किया जाए तो अपने परिवेश की साफ सफाई करना, दूसरों के और बड़ों का सम्मान करना, श्रम की कद्र करना, ईमानदारी, प्यार, साझेदारी, सहकारिता, सहनशीलता, नियमितता, समय की पाबंदी, उत्तरदायित्व, ये प्रमुख घटक है जो कि व्यक्तित्व निर्माण में सहयोगी होती है। ये सब शांति के जो है बढ़ावा देते हैं। तो इस प्रकार व्यक्तित्व निर्माण की भी आवश्यकता है कि इस प्रकार के जो हमें घटकों का बच्चों में जो है डालने हैं जिससे कि शांति स्थापित हो। दूसरा है रचनात्मक और स्वतंत्र स्वनाशासन कौशलों का विकास करना। जो दूसरे जो बात की जाए, दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं हम, तो इस प्रकार के रचनात्मक स्वतंत्र और स्वानुशासन कौशलों का विकास करें। जैसे कि तुम जानते हो बच्चे अनुकरण करते हैं। बच्चों को शुरू में अगर उनको जिस प्रकार की शिक्षा दी जाती है उसी प्रकार की उनके व्यवहार में वो परिवर्तित हो जाती है। और उनको अगर हिंसा की शिक्षा दी जाएगी तो वो हिंसा के प्रति लगाव रखेंगे। तो इसलिए हमें हिंसा की जो
प्रवृत्ति है उसको पनपने नहीं देना है बच्चों में। बच्चों में इस प्रकार की प्रवृत्ति को पनपने नहीं देना है। उनके मध्य जो रचनात्मक और सृजनात्मक कौशल है उनको बढ़ाना है, जिससे वह समाज के साथ या दूसरों के साथ आसानी से रह सकें या सहज रूप में रह सकें। इसी के साथ ही पर्यावरण के साथ भी सहज रूप में वह रह सकें। इस प्रकार के कौशलों का हमें उसमें बच्चों में विकास करना है। जानते जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो उनमें क्या है कि विभिन्न विद्यालय में पहुंचते हैं तो विभिन्न मूल्यों को सीखते हैं। क्योंकि स्कूलों में विभिन्न धार्मिक पृष्ठभूमि के, विभिन्न आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चे आते हैं और उसमें समायोजन करना होता है। समायोजन जो कर लेता है वहाँ शांति स्थापित हो जाती है। इसलिए इस प्रकार के जो लोकतंत्र है, समानता है, न्याय है, स्वतंत्रता है, गरिमा है, मानवाधिकार मूल्य है, इनको क्या है, इनको बच्चों में इस प्रकार से धारण कराना है जिससे कि शांति की को आगे बढ़ाया जा सके, शांति को स्थापित करने में वह अपना उचित सहयोग दे सकते हैं। इस प्रकार अब आगे बात करते हैं समाज जो आगे है, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के उत्तरदायी नागरिक बनने में मूल धारणा में शिक्षित करना। क्योंकि हमारा जो देश है लोकतंत्रवादी है, तो लोकतंत्र के कुछ मूल्य हैं, हमारे जो देश के मूल्य जो हमारे संविधान में भी तुमने देखा होगा उद्देशिका में, और जो तुम्हारे मूल कर्तव्य हैं उनमें कुछ मूल्यों को रखा गया है जो कि एक उत्तरदायी नागरिक बनने में हमारा सहयोग करते हैं, जिनमें समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र जो प्रमुख हैं। इसके अलावा बात करते हैं जीवन मूल्य की। जो शांति शिक्षा में भारतीय जीवन मूल्य क्या है, जो हमारे जीवन मूल्य है भारतीय शांति शिक्षा में वो क्या क्या है। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि मूल्य पहले समझते हैं मूल्य क्या है। जो हम बात कर रहे हैं बार बार मूल्य क्या है, भाई मूल्यों का विकास करें, तो मूल्यों का विकास करें तो पहले समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को, मूल्य क्या है। मूल्य की बात करें तो मूल्य एक ऐसी आचार संहिता है या सद्गुणों का समूह है जो व्यक्ति अपनाकर अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। समझ में कि आचार संहिता है एक तो नियमों की जो श्रृंखला है, जो आचार हमारा निर्धारित होता है उससे, और अच्छे गुणों का समूह है। इसे व्यक्ति अपनाकर अपने व्यक्तित्व निर्माण कर सकता है। अगर कुछ प्राचीन मूल्यों की बात की जाए तो प्राचीन मूल्यों में तुम देखते हो हमारे जो है ईमानदारी है, अहिंसा है, सत्यवादिता है, विनम्रता है, धर्म है, अर्थ है, काम, मोक्ष, सबका कल्याण, ये हमारे प्राचीन मूल्य हैं। इस प्रकार के इन्हीं मूल्यों के आधार पर हमारी संस्कृति जो आधारित थी, पहले हमारी संस्कृति इन्हीं मूल्यों पर आधारित थी, जो हमारी प्राचीन मूल्य उन्हीं पर आधारित थी। तो इस प्रकार के मूल्यों को बच्चों में विकास करना है, क्योंकि मूल्य आत्मा के समान है। और बात की जाए मूल्य क्या है, आत्मा के समान है। और शिक्षा अगर हम देते हैं मूल्यों की तो वो शिक्षा केवल शरीर के समान है। तो शरीर में आत्मा को डालना है, मतलब मूल्यों को उसके अंतर्गत रोहित करना है। इसी को आगे बढ़ाएं तो वर्तमान में हमने बताया कि लोकतंत्र के मूल्यों का पोषक है, लोकतंत्र मूल्य पोषक है जो हमारे नवीन मूल्य हैं, जो हमारे संविधान में जो मूल्य दे रखे हैं, जिसके अंतर्गत हमारा स्वतंत्रता है, समानता है, न्याय है, समाजवाद है, पंथ निरपेक्षता है, इन गुणकारी मूल्यों को रखा गया है, जिससे लोग, हमने पहले बताया कि उत्तरदायी नागरिक बनने में इसको बढ़ावा मिलेगा इनसे। दूसरा, जो भी नकारात्मक चीजें हैं जैसे अमानवीयता है, अलगाववाद है, जातिवाद है, संप्रदायवाद है, आदि विघटनकारी शक्तियों को, हमारे लोकतंत्र को जो कमजोर कर रही हैं, जो इस प्रकार की जो अवांछनीय शक्तियां या अवांछनीय गुण हैं जो हमारे लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, उनको अलग करना है और लोकतंत्र मूल्यों का पोषक के रूप में धारण करना है। इसलिए आवश्यक है कि हमारे जो प्राचीन मूल्य है, किस पर विश्व बंधुत्व, वसुधैव कुटुंबकम जैसे प्राचीन मूल्यों और लोकतंत्रीय मूल्यों को अपने मानव जीवन को चरितार्थ करें। इसलिए हमें अपने जो जीवन में इस प्रकार के मूल्यों को धारण करना है, जो कि पृथ्वी को, पूरे को, जो वसुधैव कुटुंबकम की धारणा को हमारे अंदर प्रभावित करना है, जैसे पूरी पृथ्वी को हम अपना परिवार समझे। तो ये हमारे मूल्य हैं। तो मूल्यों में जब हम बात करते हैं प्राचीन और नवीन मूल्यों में थोड़ा अंतर जान लीजिए। प्राचीन मूल्य जो हमारे जो वेदों में दे रखे हैं या वैदिक जो शिक्षा में, कालीन शिक्षा में जो दिए गए हैं, गुरुकुलों में दिए जाते थे, वह है जैसे ईमानदारी है, अहिंसा है, सत्यवादिता है, विनम्रता है, धर्म है, सबका कल्याण है, धर्म है, अर्थ है, काम, मोक्ष, ये क्या है, इस प्रकार के गुण जो है क्या है, प्राचीन जो मूल्य हैं। इस प्रकार के मूल्य प्राचीन मूल्य। और नवीन मूल्यों की बात की जाए
नवीन मूल्य जो कि हमारे संविधान में दिए हुए हैं, संविधान में जो भी मैंने बताया कि उद्देशिका और मूल्य कर्तव्यों में इनको शामिल किया गया है, जैसे समाजवाद है, पंथनिरपेक्षता है, लोकतंत्र है, देशभक्ति है, पर्यावरण संरक्षण है, पर्यावरण संरक्षण भी एक मूल्य है, विश्व बंधुत्व है। इस प्रकार के जो मूल्यों को जानना जरूरी है और इस प्रकार की जो शिक्षा बच्चों में देनी है कि इन मूल्यों को वो अपने अंतर्गत समाहित कर सकें और अपने अंदर समाहित कर सकेंगे तो अपने जीवन को शांति के मार्ग पर उसको ले जा सकते हैं। दूसरा बात करते हैं शांति शिक्षा के उद्देश्य। तो शांति शिक्षा के उद्देश्य वही हैं जो हम परिभाषा, अर्थ और उसकी जो आवश्यकता से जो देखी है वही, इन चीजों को वही प्रमुख इसके उद्देश्य हैं। जैसे व्यक्ति में विश्व शांति की अनिवार्यता है, सहयोगी समझ का विकास करना, मतलब विश्व शांति की अनिवार्यता है और सहयोगी समझ का विकास करना कि विश्व शांति किस प्रकार जो है प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा घृणा, दुर्भावना, कलह, हिंसा आदि के दुष्प्रभावों से अवगत कराना, बच्चों को इस प्रकार के जो दुष्प्रभाव हैं, घृणा, दुर्भावना, कलह, हिंसा, इनसे अवगत कराना है। आगे शांति के महत्व की समझ को विकसित करना। शांति के महत्व को इस प्रकार विकसित करना है कि व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और विश्व और पर्यावरण के संदर्भ में इसको विकसित करना है। व्यक्ति में आंतरिक शांति का विकास करना, व्यक्ति में जो बताया गया सभी सद्गुणों को धारण करें और जो अवांछनीय जो घटना है जैसे ईर्ष्या, देश, अहिंसा, अशांति, विवाद, कलह, इस प्रकार के जो भी विकार है उनको दूर करते हुए अपने मन को स्थिर करें, मन को स्वस्थ करें और आंतरिक शांति को बढ़ाएं। व्यक्ति में वसुधैव कुटुंबकम के भाव को समझ विकसित करना कि वसुधैव कुटुंबकम हमारे पृथ्वी को परिवार के रूप में समझना, इसकी भावना का भी समझ उसमें बच्चों को विकसित करनी है। इसके साथ विश्व शांति भावी पीढ़ियों के लिए किस प्रकार अनिवार्य है, इस प्रकार की जो है समझ को विकसित करना। हेलो, अब बात करते हैं शांति अभिवृत्तियों की। तो शांति अभिवृत्तियों की बात करते हैं तो पहले हम कॉन्सेप्ट को हमने जैसे मूल्यों के बारे में जाना, इस प्रकार अभिवृत्तियों के बारे में जानते हैं। तो अभिवृत्ति क्या है? अभिवृत्ति मूल्यों पर ही आधारित होती है, मूल्यों से ही मनोवृत्ति का निर्धारण होता है। जिस प्रकार के हमारे अंतर्गत मूल्य जो हम धारण करेंगे उसी प्रकार की अभिवृत्ति हमारे अंतर्गत बनती है। अभिवृत्ति का आया एक मनोसामाजिक प्रत्यय है। क्या है? एक मनोसामाजिक प्रत्यय है जो कि विभिन्न परिस्थितियों व्यक्ति द्वारा किए जाने व्यवहार की प्रवृत्ति को बताता है। मनोसामाजिक किस प्रकार है? क्योंकि व्यक्ति तुम जानते हो वो समाज में रहता है, तो तुमने देखा हो बाल विकास में पढ़ा होगा कि जो विकास होता है वो ज्यादातर विकास जो है वातावरण से होता है, वंशानुगत से बहुत कम होता है, वातावरण से होता है। जिस समाज में रहता है, जिस प्रकार के वहाँ समाज की स्थिति है, अगर रूढ़िवादी समाज है तो उस प्रकार के मूल्यों को, उस प्रकार की धारणाओं को अपनी मनोवृत्ति में शामिल करेगा। अगर प्रगतिशील समाज में रह रहा है तो प्रगतिशीलवादी जो धारणा है उनको उसमें शामिल करेगा। यह सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रकार के हो सकती है। ये जो अभिवृत्ति है सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी हो सकती है। उदाहरण के रूप में समझे, अब देखो शराब का कोई ठेका है, अगर एक व्यक्ति वहां से गुजरता है तो वो उसको देख करके अपने मन को संकोचता है, वो कहता है ये भाई हानिकारक है, हमें इसको ये चीजें यहाँ होनी नहीं चाहिए, जो दुकान है होनी नहीं चाहिए। तो वो क्या है, उसके नेगेटिव वे में उसको सोच रहा है। एक व्यक्ति है तो वो जाता है और अपनी जो भी आत्मसंतुष्टि के लिए उसको खरीदता है और पी लेता है, तो वो सकारात्मक दृष्टिकोण से उसको लेकर सोचता है। तो व्यक्तियों में एक ही व्यक्ति उसको लेकर के अलग अलग अभिवृत्ति हो सकती है, लेकिन अभिवृत्ति पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार की होती है। इसका मतलब क्या हुआ? अभिवृत्ति पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार की होती है। एक मनोसामाजिक प्रत्यय है और जो भी हमारा व्यवहार करते हैं वो उस प्रकार की प्रवृत्ति को यह दिखाता है। इसके अलावा बात करें तो अभिवृत्ति जो अर्जित की जाती है, क्या की जाती है? अभिवृत्ति अर्जित की जाती है। अर्जित किस प्रकार की जाती है? समाज में रह करके। किस प्रकार के? समाज में रह करके। तो हमने बताया कि जो आवश्यक मूल्य हैं उनको अगर धारण कर लेता है तो इस प्रकार की उसमें
आवृत्ति बन जाती है। अगर हम सकारात्मक मूल्यों को धारण करेंगे तो सकारात्मक प्रवृत्ति की ओर बढ़ेंगे। अगर हम नकारात्मक जो अवांछनीय चीजें जैसे घृणा, हिंसा, द्वेष, इस प्रकार की चीजों को अगर अपने अंदर धारण करेंगे तो उस प्रकार की मनोवृत्ति बनती है। अब बात करते हैं बच्चों में इस प्रकार की मनोवृत्ति का विकास करना है कि वह शांति शिक्षा के लिए जरूरी हो। इस प्रकार के जो हमारे जो कुछ आवृत्तियां हैं जो बच्चों में हमें विकसित करनी है। जैसे पहला है सहनशीलता। तो सहनशीलता की आवृत्ति को हमें विकसित करना है। सहनशीलता के इस प्रकार, क्योंकि तुम जानते हो कि परिस्थितियां हर व्यक्ति के अनुकूल नहीं होती हैं। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि विपरीत होती हैं, तो व्यक्ति को सहनशीलता का गुण होना चाहिए। सहनशीलता का गुण होगा तो शांति अपने आप ही स्थापित होगी। सामने वाले व्यक्ति के साथ अगर वो सहनशीलता का व्यवहार करेगा तो वो जल्द जो है शांति का निर्माण किया जा सकता है। दूसरा है आपका मस्तिष्क का खुलापन। व्यक्ति के मन जो मस्तिष्क का उसका खुलापन होना जरूरी है। इस प्रकार की जो आवृत्ति हमें विकसित करनी है, क्योंकि हमें मस्तिष्क का खुलापन की बात कर रहे हैं तो इस प्रकार का खुलापन करना है कि जो भी धर्म, जाति, भाषा, रंग, रूप आदि की तमाम बाधाएं समानता के जो बाधक हैं हो जाती हैं। इस प्रकार के जो मस्तिष्क में हमें विचार नहीं लाने हैं कि हम जिस प्रकार समाज में रूढ़िवादी समाज में रह रहे थे तो हमारी जो आवृत्ति है उसी प्रकार की बन जाती है। वही जैसे अंतरजातीय विवाह नहीं करना है, तो अंतरजातीय विवाह नहीं करना है तो हमारी जो रूढ़िवादी समाज है उसमें इस प्रकार की मनोवृत्ति को जो धारण कर लिया है उसका मस्तिष्क का खुलापन नहीं है। अगर वही बात हम बड़े सिटियों में जाएंगे तो वहाँ इस प्रकार की आवृत्ति नहीं मिलेगी। यहाँ पर जो मस्तिष्क का खुलापन मिलेगा, क्योंकि वह किसी को भी जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर जो है भेदभाव नहीं करेंगे। इसलिए इस प्रकार के जो मस्तिष्क का खुलापन होना जरूरी है। तो इसलिए बच्चों में हमें शांति स्थापित करनी है। जो अगर समाज में, तो बच्चों का जो मस्तिष्क को खोलना पड़ेगा, मतलब उनमें इस प्रकार के गुण का विकास करना पड़ेगा। तीसरा है लिंग और जाति संवेदनशीलता। मतलब लिंग के आधार पर किसी का भेदभाव नहीं करना है। जब यह वृत्ति क्या करती है, लिंग जो भेद है उसको अस्वीकार करती है। और इसी प्रकार जाति की जो है, इसी जाति की जो संवेदनशीलता है, मतलब एक जाति विशेष को लेकर के वृत्ति हमें विकसित नहीं करनी है, क्योंकि हमें हमेशा सकारात्मक वृत्तियों का पोषण करना है। तो सकारात्मक वृत्तियों का पोषण करना है तो हमारे अंतर्गत जो जानते हैं तो जो हमारे जो मूल्य हमने बताए, समानता का, न्याय का, इस प्रकार के जो मूल्यों का विकास होता है तो हमें लिंग, जाति जो है, जो संवेदनशीलता है, इस प्रकार के बच्चों में वृत्ति को विकसित करना है, जिससे कि वह असमानता का व्यवहार न करें, किसी के साथ न भेदभाव करें और शांति की जो है स्थापित करने में सहयोग मिले। दूसरा है पर्यावरणीय जागरूकता। पर्यावरणीय जागरूकता भी इस प्रकार के मूल्य को भी, जो हमारी आवृत्ति को भी बच्चों में विकसित करना है। पर्यावरणीय, तुम जानते हो बहुत सारी पर्यावरणीय समस्याएं हो रही हैं, जैसे प्रदूषण ही है जो प्रमुख समस्या है। तो जो हमारे जो प्रदूषण होता है, हवा, पानी, शोर, ये विविध रूपों में हमको दिखाई देता है, तो वो उसका प्रभाव जनजीवन पर पड़ता है। जनजीवन पर पड़ता है तो उस पर क्या है, अशांति उत्पन्न होती है। जब अशांति उत्पन्न होती है तो हमें क्या करना है कि शांति की जो आवृत्ति को विकसित करना है। तो इस शांति की आवृत्ति को अगर विकसित करना है तो पर्यावरणीय जागरूकता को उसमें शामिल करना पड़ेगा। इस प्रकार की आवृत्ति को बच्चों में विकसित करना होगा, जिससे वो पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में अपनी अहम भूमिका निभाएं और पर्यावरण जो भी वन्य जीव है, बने हैं, उनके प्रति भी अपना सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। अब बात आती है निष्पक्ष निर्णय लेना। तो निष्पक्ष निर्णय लेना भी एक शांति आवृत्ति है। उसमें व्यक्ति क्या करता है, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी समानता के, बिना किसी आपसी जो भी द्वंद्व है उसको ध्यान में रखते हुए न्याय करता है। तो इस प्रकार के निर्णय को, आवृत्ति को हमें बच्चों में विकसित करना है। इस प्रकार की जब व्यक्ति विकसित होती है तो वह न्याय सही प्रकार से कर पाता है। न्याय अगर सही प्रकार से होता है तो शांति की जो है विकसित की जा सकती है। अगर न्याय अगर गलत होगा तो वो क्या, शांति का रूप धारण कर लेगा। तो इसलिए न्याय का जो निष्पक्ष निर्णय लेने का आवृत्ति है वह भी बच्चों में हमको जो है प्रोत्साहित करनी है, यानी विकसित करनी है। आगे है सामाजिक जिम्मेदारी है, जवाबदेही।
जब सामाजिक जिम्मेदारी की बात आती है तो हमें सामाजिक जो भी दायित्व हैं वो जो मिले हैं हमें उनका निर्वहन करना है, और निर्वहन इस प्रकार करना है जिससे शांति के भाव को आगे बढ़ाया है सबके। जब इसके हमें जैसे हमको अगर फिलहाल अब देखो समाज में, अब तुम चल रहे हो, हमारे देश में कोरोना चल रहा है, तो इसमें क्या है, हमारा जो दायित्व है, जो सामाजिक दायित्व है, उसको हमको निर्वहन करना पड़ेगा। उसको ध्यान में रखते हुए हमें अपना योगदान करने में संकोच नहीं करना है। योगदान करने में संकोच नहीं करना है, दूसरों की चिंता करनी है। दूसरों की चिंता करनी है तो उसको क्या है, शांति हेतु ये उचित है, शांति के लिए बहुत जरूरी है। तीसरा, आत्मसम्मान। आत्मसम्मान की जो भावना को, इसको भी विकसित करना है व्यक्ति में। इस प्रकार का अपने जो वृत्ति को इस प्रकार विकसित करना है कि अपने सम्मान के साथ जिए। लेकिन सम्मान के साथ जीने की बात यहाँ अहंकार से नहीं हो रही है। जो उसका अहंकार है, मतलब अहंकार नेगेटिव वृत्ति है। किस प्रकार की वृत्ति है? नकारात्मक वृत्ति है। आत्मसम्मान सकारात्मक है। तो हमें सकारात्मक चीजों को जो देखना है, तो आत्मसम्मान जो बच्चों में है जो विकसित करना है, जिससे कि वो आगे अपने अधिकारों के लिए लड़ सकें, अपने जो भी है विकास उनको आसानी से हो सके। और दूसरा, इसके साथ ही आत्मसम्मान के साथ दूसरों का सम्मान भी। जब आत्मसम्मान की बात करते हैं तो दूसरों के सम्मान की भी बात करते हैं, तो हमें दूसरों का या बड़ों का भी सम्मान करना, इस प्रकार की अभिव्यक्ति भी जो हमें विकसित करनी है। केवल अपनी अपनी चिंता करें, दूसरे वाले की चिंता न करें, यह भी गलत है। तो इस प्रकार जो शांति निर्मित नहीं हो सकती है। इस प्रकार शांति हमें निर्मित करनी है तो दूसरों का सम्मान करने को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा, अपना सम्मान के साथ साथ। अब आगे आता है अहिंसा एवं करुणा। हमने बताया पहले ही कि शांति क्या है, अहिंसा की अनुपस्थिति है। तो इसलिए अहिंसा की अभिवृत्ति को विकसित करना बहुत जरूरी है। जब अहिंसा की व्यक्ति को जो हम व्यवहार में अगर धारण कर लेते हैं, तो व्यक्ति हिंसात्मक व्यवहार न करके मानवीय व्यवहार करता है। जब मानवीय व्यवहार करता है तो इसमें क्या होता है, शांति का निर्माण होता है। क्योंकि दूसरों के साथ मानवीय व्यवहार करेगा, हिंसात्मक जो व्यवहार, छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ेगा नहीं या हिंसा नहीं करेगा, तो उसमें उसको क्या, शांति के मार्ग पर ले जाएगा। वो अपने मानवीय जीवन को जो है उसमें अपने अंतर्गत धारण कर लेगा, मानवीय व्यवहारों को इसमें धारण कर लेगा। करुणा है, करुणा उसको दया की दृष्टि प्रदान करती है। इसलिए दूसरों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना, और अगर कोई किसी को गलती हो जाती तो दया का भाव भी हमें रखना है। ये नहीं करना कि हिंसा करनी है, दया न करके उसको हिंसा करनी है, मतलब बदला लेना है। इसको भी ध्यान में रखना है और शांति का निर्माण करना है। ये हमारी अवृत्तियां हैं। तो अवृत्तियां तो समझ गए होंगे कि अवृत्ति क्या है, एक मनोसामाजिक प्रत्यय। समाज में हम किस प्रकार का किसी व्यक्ति, वस्तु या विचार के जो प्रति किस प्रकार का दृष्टिकोण रखते हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं या नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। अवृत्ति हमेशा किस प्रकार की होती है, अर्जित की जाती है। जो अर्जित की जाती है वो अनुभवों से हमें प्राप्त होती है, जिस समाज में रहते हैं वहां से वो प्राप्त होती है। आगे बात करते हैं शांति कौशलों की। शांति कौशलों की बात की जाए तो शांति कौशल क्या है? जो शांति स्थापित करें, इस प्रकार के कौशलों को शांति कौशल के नाम से भी जाना जाता है, कह सकते हैं हम। तो शांति कौशल को समझने से पहले कौशल क्या है, इस प्रकार इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट को जब हम बात करते हैं, कौशल किसी भी कार्य को कुशलता पूर्वक संपादित करने की क्रिया को कौशल कहते हैं या कहलाती है। जो हम जो कोई कार्य करते हैं, किस प्रकार कर रहे हैं, हमारी जो उसकी जो करने की कुशलता क्या है, हमारी कुछ क्षमता क्या है, वो क्या हमारा कौशल कहलाती है। ये एक तरह जो हमारे जीवन की जो मांग है या चुनौतियां या कोई समस्या हमारे सामने पैदा हो जाती है, हम उसका किस प्रकार सामना करते हैं, वही कौशल है। ये कार्य करने के लिए तुम जानते हो, जैसे कि मानसिक और शारीरिक योग्यता का होना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार की समस्या होती है उसी प्रकार की योग्यता उसमें हमको लगानी पड़ती है। अगर जो तो बात करें तो शांति कौशल कौन कौन से हैं, तो मुख्य शांति कौशल चिंतन कौशल, संप्रेषण कौशल और व्यक्तित्व कौशल। बात करते हैं चिंतन कौशल की। तो चिंतन कौशल जो है चिंतन करने का कौशल है। मतलब किसी जो हमारे सामने कोई समस्या हो गई, तो उसको जब हम समस्या हो गई पैदा, तो उसको किस प्रकार समाधान करना है। इसको समाधान करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के उपाय सोचते हैं।
तो वही सोचना क्या कहलाता है, चिंतन कहलाता है। जब हमारे के सामने कोई समस्या आई, अगर हम कोई उसके उपाय सोच रहे हैं तो वो क्या है, चिंतन कहला रहा है। ये चिंतन हम कर रहे हैं, लेकिन जरूर नहीं है समस्या के हल से निकला जाए या ना निकला जाए, लेकिन हम चिंतन जरूर करेंगे समस्या को लेकर के, जिससे कि उसका समाधान हो सके। इसके बारे में रॉस जी ने कहा है, रॉस जो थे उन्होंने कहा है, चिंतन एक मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन एक मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, या मन की बातों से संबंधित मानसिक क्रिया है, जो हमारे मन की एक प्रकार की मानसिक क्रिया है। तो हम व्यक्ति या छात्र में, अब हम इसकी बात आती है चिंतन कौशल की, तो व्यक्ति छात्र में जो किसी समस्या पर जब गहन विचार करने लगते हैं, तो विभिन्न तथ्यों और विभिन्न आयामों को समझते हैं, और उसके जो समस्या का समाधान है उसको करते हैं। तो इस प्रकार की जो हम बात करते हैं चिंतन कौशल में, आलोचनात्मक चिंतन आता है। आलोचनात्मक चिंतन में बात करें तो भाई कोई समस्या आई हमारे सामने, जब हमारे सामने समस्या आई तो हम उसको सोचना, आलोचनात्मक तरीके से सोचना, मतलब उसके जो तथ्य है या बहस है उसको क्या है, उसको पहचानना है और उसके बारे में सोचना है, उनमें भेद करना है, जो भी हमारे पूर्वाग्रह है उनको भी पहचानना है, मतलब सही ढंग से एक प्रकार से तर्क करना है। ये आलोचनात्मक चिंतन के अंतर्गत आता है। यानी तथ्य और विचारों को में भेद करने की योग्यता भी हमें इसमें होनी चाहिए। बच्चों में इस प्रकार का हमें चिंतन विकसित करना है, इस प्रकार का कौशल विकसित करना है। इसके अलावा बात करें सूचना प्रबंध की, सूचना प्रबंध में बात करें तो विभिन्न प्रकार की जब समस्या आती है तो हमें विभिन्न प्रकार की सूचना इकट्ठी करनी होती है, किस सूचना से या किस जो हमारी जो समस्या का समाधान हो सकता है। सूचना का एक तरह से मतलब एक तरह से परिकल्पना हुई, तो परिकल्पना को आकार देना, या मतलब जो भी हमारी जो किसी भी समस्या को, जो घटना को व्याख्या करने का एक सुझाव है। तो हम जब सूचना प्रबंध की बात करते हैं तो किस सूचना को स्वीकार किया जाए, किसको अस्वीकार किया जाए, प्रभावी ढंग से साक्ष्यों को आंकना है, सर्वाधिक उचित कार्यवाही के लिए हमेशा संभावित परिणामों को आंकने की समझ होना, इस प्रकार की हमें समझ विकसित करनी है। और इस प्रकार की समझ विकसित करते हुए हमें इस कौशल को आगे बढ़ाना है। आगे रचनात्मक चिंतन, रचनात्मक चिंतन की बात आती है तो नई चीजों की बात आती है ना। तो हमें जब हम कोई समस्या आती है या शांति के लिए या शांति के संदर्भ में जो भी कोई समस्या आती है, तो हम जो है नई नवीन चीजों को खोजना स्टार्ट कर देते हैं, नए समझ जो समाधान है उनको तलाशना स्टार्ट कर सकते हैं, और समस्या को कई परिप्रेक्ष्य में उसको देखते हैं। मतलब रचनात्मक तरीके से किसी व्यक्ति के उस वस्तु के बारे में, उसको समस्या के बारे में हम रचनात्मक तरीके से सोचने लगते हैं, या नया रूप धारण करने, जो नया रूप प्रदान करने की कोशिश करते हैं, वो क्या है, रचनात्मक चिंतन के अंतर्गत आता है। तो शांति हमें स्थापित करनी है तो बच्चों में इस प्रकार के चिंतन को भी, रचनात्मक चिंतन को भी विकसित करना पड़ेगा। इसके बाद आता है प्रतिबिंबन। प्रतिबिंबन जानते हैं एक तरह से छाया होती है, क्या होता है, छाया इमेज। तो हमें जो प्रमुख समस्या है, समस्या से अलग रहते हुए उसके बारे में सोचना है, उसके मुख्य उत्सवों को समझना है, चिंतन प्रक्रिया पर कड़ी नजर रखनी है। इसके अलावा किसी समस्या के निपटने के लिए उसकी रणनीति बनानी है, उससे समस्या से अलग रहते हुए उसकी छाया के साथ हमें रहते हुए, तो उसके बारे में हमको उसके बारे में विभिन्न प्रकार के हिस्सों को समझना पड़ेगा, चिंतन प्रक्रिया पर नजर रखनी पड़ेगी, समस्या के निपटारे के लिए रणनीति तैयार करनी पड़ेगी। फिर आता है द्वंद्वात्मक चिंतन। तो ये भी शांति के लिए हमें जो समस्या का समाधान करना है, हमें किसी समस्या के समाधान पर पहुंचना है, तो कई दोनों दृष्टिकोण से सोचना पड़ता है, नेगेटिव वे में भी और पॉजिटिव वे में भी। एक से अधिक दृष्टिकोण से सोचना ही द्वंद्वात्मक युवा चिंतन कहलाता है। दूसरों के ज्ञान के आधार पर किसी बिंदु से तर्क देने में सक्षम होना, ये भी द्वंद्वात्मक में आता है। मतलब किसी भी पहलू को हम सोच रहे हैं तो उसको दोनों दृष्टिकोण से सोचना है, समस्या को ध्यान में रखते हुए। अब बात आती है आगे संप्रेषण कौशल की। तो संप्रेषण संप्रेषण जानते हो क्या होता है? संप्रेषण दो या दो व्यक्तियों के बीच मौखिक, लिखित, सांकेतिक या प्रतीकात्मक माध्यम से विचार और सूचनाओं के प्रेषण की प्रक्रिया है। ये एक प्रकार की क्या है, प्रक्रिया है, प्रोसेस है। जब हम बात करते हैं अगर किस प्रकार प्रोसेस पूरी की जाती है, जैसे कोई व्यक्ति अपनी सूचना को दूसरों के पास पहुंचा रहा है, तो एक माध्यम होता है उसके द्वारा उसको पहुंचाता है। किस रूप में पहुंचाता है? मौखिक भी पहुंचा सकता है, लिखित भी पहुंचा सकता है, और सांकेतिक रूप में से भी पहुंचा सकता है। और जो सामने वाला व्यक्ति के पास जब मैसेज जाता है, जब संदेश जाता है, वो उसकी प्रतिक्रिया का प्रतिपुष्टि करता है, फीडबैक देता है, तब इस प्रक्रिया को संपूर्ण
माना जाता है। तो संप्रेषण का कौशल शांति स्थापित करनी है तो हमें संप्रेषण कौशल को जो है विकसित करना पड़ेगा, क्योंकि आपस में अगर हमें कोई समस्या आ जाती है तो उसको संप्रेषण के द्वारा ही जो है समाधान कर सकते हैं। क्योंकि महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी में संप्रेषण कौशल ही इतना अच्छा था, क्योंकि वो लोगों को किसी भी समस्या के लेकर के इकट्ठा कर लिए थे और उसको समाधान निकालने की कोशिश किया करते थे। तो अब बात करते हैं इसमें हमें बच्चों में क्या क्या मुख्य चीजों को विकसित करना है। तो उसमें है प्रस्तुतिकरण, विचारों को ठीक प्रकार से, जो हमारे विचार है, जो सामने वाला जो विचार दे रहा है उसको सुस्पष्ट समझ सकें, पूर्ण उसको व्याख्यात कर सकें। मतलब प्रस्तुतिकरण वो एक तरह से इफेक्टिव हो ना। बच्चों में इस प्रकार का प्रस्तुतिकरण हमें विकसित करना है कि वह अपनी समस्या को या अपने जो भी शांति संबंधी जो भी जो कौशल है और समस्या है उसको दूसरों के सामने प्रस्तुत कर सके। तो प्रस्तुतिकरण मुख्य होता है, संप्रेषण कौशल में मुख्य होता है प्रस्तुतिकरण। अब हम भी है, अब हम और मैं क्लास ले रहा हूँ ऑनलाइन, तो ये क्या है, एक तरह से संप्रेषण ही है। मैं अपना प्रस्तुतिकरण कर रहा हूँ, बाद में आपका जो फीडबैक आएगा वह तभी यह प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। बात करते हैं आगे सक्रिय सर्वरता। सक्रिय सर्वरता मतलब बच्चों में इस प्रकार के कौशल का भी विकसित करना है कि वो सक्रिय रूप में सर्वड़ हो। मतलब अगर कोई मैसेज दे रहा है तो उसको ध्यानपूर्वक सुनना, फिर उसको समझना, उसको पहचानना। तो इस प्रकार की जो कौशल को भी इसको हमें बच्चों में विकसित करना है। बात आती है समझौता वार्ता। तो समझौता वार्ता क्या होती है, तुम जानते हो, संघर्ष पर विराम लगाने की स्थिति होती है, क्योंकि हम समझौते के द्वारा किसी आपसी विवाद को जो है सुलझा सकते हैं। जैसे समाज के दो गुटों में अगर कोई लड़ाई होती है, हिंसा होती है, तो हम उसको क्या है आपसी समझौते के द्वारा ही उसको समाप्त कर सकते हैं। तो शांति के लिए समझौता जरूरी है, तो बिना समझौते के शांति जो हिंसात्मक जो चीजें हैं उनको खत्म किया जा सकता है। इसलिए समझौता वार्ता के गुणों को भी, कौशल को भी विकसित करना है कि बच्चे विवाद को हल करने की दिशा में सार्थक कदम उठा सकें, अपनी भूमिका को समझ सकें, जो भी सीमाएं समस्या संबंधित उसको पहचान सकें और एक महत्वपूर्ण निर्णय उनके सामने प्रस्तुत कर सकें। मतलब इस प्रकार का समझौता कर सकें जिससे कि जो भी समस्या है दोनों गुटों की वो समझौता खत्म हो सके। आगे आते हैं मूक संप्रेषण। मूक संप्रेषण होता है बॉडी लैंग्वेज। तो बॉडी लैंग्वेज में जो हमारा मुख संप्रेषण है उसको हमारा पहचानना होगा कि भाई हमारे सामने बॉडी जो है विचारों के द्वारा या हाव के द्वारा हमें कोई संप्रेषण दे रहा है, तो वो बच्चों में इस प्रकार के संप्रेषण को भी विकसित करना है। इसमें यानी मुंह को बॉडी लैंग्वेज को पहचानना, सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को पहचानने या उसके महत्व को पहचानना हमें विद्यार्थियों में विकसित करना है। तो ये प्रकार का संप्रेषण कौशल के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं तीसरे जो व्यक्तिक कौशल है। व्यक्तिक कौशल के अंतर्गत व्यक्ति के या छात्र का स्वयं का विशिष्ट गुण इसमें देखा जाता है। छात्र का जो भी किसी समस्या को लेकर के जो उसका गुण है उसको देखा जाता है, तो वो व्यक्तिक कौशल में आता है। व्यक्तिक कौशल में उसके जो प्रमुख गुण है वो है सहयोग। सहयोग और सहयोग मतलब किसी उद्देश्य को लेकर वो कोई साझा उद्देश्य है, कोई समाज में कोई उद्देश्य को लेकर कोई काम हो रहा है, अगर उसको सहयोग ना करे तो उससे क्या शांति का निर्माण होगा, तो आपस में कलह होने लग जाएगी। तो इसलिए सहयोग की भावना को विकसित करना हमें इसमें विकसित करना पड़ेगा, यानी सहयोग के कौशल को इसमें बच्चों में विकसित करना पड़ेगा, जिससे कि समाज में जो भी उसको दायित्व मिला है उसमें सहयोग कर सके और विभिन्न सामाजिक ग्रुपों के या समूहों के मध्य अपने आप को सहयोग के रूप में प्रस्तुत कर सके। दूसरा अनुकूलनशीलता। हमें बच्चों में अनुकूलनशीलता की कौशल को भी विकसित करना है, क्योंकि अनुकूलनशीलता को विकसित करेंगे तो उसके अंतर्गत, क्योंकि जरूरी नहीं कि परिस्थितियां हमेशा समान रहें, परिस्थितियां बदलती रहती हैं। जब परिस्थितियां बदलती रहती हैं तो हमें परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलन करना चाहिए। तो अनुकूलन हम परिस्थितियों के अनुसार करेंगे तो हम शांति के मार्ग पर चल सकते हैं, अगर हमारा मन भी शांत रहेगा। अगर हम अनुकूलनशीलता नहीं करेंगे तो क्या होगा कि उसमें अशांति पैदा होगी। अशांति पैदा होगी तो वह जो कि आपके जो बच्चों के लिए सही नहीं होगी। तो इसलिए अनुकूलनशीलता को भी हमें इसमें आगे बढ़ाना है। आत्मानुशासन। आत्मानुशासन में अपने आचरण को बनाए रखना, प्रबंधन करने की योग्यता रखना, अपने आप को मतलब अनुशासित रखना है।
भाई दूसरों के सामने या अपने समाज में अपने आप को इस प्रकार आत्मानुशासन रखना है जिससे कि शांति और निर्माण में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। फिर आगे आता है उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व, जो भी हमें काम करने का जो बीड़ा मिला है, जो भी कोई हमें रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, उसको क्या है हम उसी ठीक ढंग से पूरा करें। जो कि हमारी योग्यता, इस प्रकार की योग्यता होनी चाहिए कि उसको हम ठीक प्रकार से हम कर सकें, जिससे कि हम अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन कर सकें, अपने हिस्से का जो दायित्व मिला है उसका निर्वहन अच्छी तरह से कर सकें। काम को बोझ न समझ करके उसको बोझ समझ लेंगे तो हम उस उत्तरदायित्व की जो है नहीं निभा सकते। तो इसलिए उत्तरदायित्व दायित्व का निर्वाह करना है तो हमें काम को ठीक प्रकार से करना पड़ेगा, मन लगा करके उसको करना पड़ेगा। फिर बात आती है सम्मान की। तो सम्मान में दूसरों के ध्यान से सुनना, निष्पक्षता या समानता के आधार पर निर्णय लेना, इस बात को पहचानना कि दूसरों की आस्था, विचार, दृष्टिकोण आपसे अलग हो सकते हैं। जरूर नहीं है कि तुम जैसा सोचते हो वही सामने वाले में वही गुण हो, सामने वाला वही करे। इसलिए उसका सम्मान करना जरूरी है। हम दूसरों का सम्मान करेंगे, दूसरों को सुनेंगे ठीक प्रकार से, तो सामने वाला भी हमें उसी प्रकार का रेस्पॉन्स देगा, सामने वाला रेस्पॉन्स उसी प्रकार देगा, तो हम एक शांति के मार्ग पर आगे बढ़ सकेंगे। तो इस प्रकार इस क्लास में हमने इन चीजों के बारे में डिस्कस किया। अगर कोई किसी की क्वेरी हो तो वो बोल सकता है। हेलो।